गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 6 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज़ की तरह फिर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। इसमें आपको बताऊंगा कि ये न्यूज़ में क्यों है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं और कितने टाइप का प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। और ये न्यूज़ में क्यों है वो भी आपको बताऊँगा। हेबियस कॉर्पस जो है एक रिट पिटीशन होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। आर्य समाज के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग से उससे आते हैं, जीएस पेपर 2 से आता है, जीएस पेपर 1 से आता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग मेंशन यहाँ पे कर दिया है। हिजाब रो के बारे में हल्का सा बात करेंगे क्योंकि ये दोबारा से न्यूज़ में आ गया है। हालांकि न्यूज़ में तो पहले भी था, लेकिन हाँ, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा था उसी की रिगार्डिंग थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बात करेंगे। और कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बात करेंगे। कन्वर्जन थेरेपी आप समझ रहे हो, जैसे जो है सेक्स कन्वर्जन थेरेपी होती है, तो एलजीबीटी कम्युनिटी से जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। सीट बेल्ट और एक्सीडेंट एक एक्सप्लेनर सेक्शन है, हल्का सा टॉपिक है 2-4 मिनट का, उसके बारे में देख सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स और गांधी जी, ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन, जहाँ से हम लोग आज एक अपने मेंस के लिए आंसर भी लिखने वाले हैं। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़ हम लोगों ने डाले हैं, वो भी जीएस पेपर 1 से डाले हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग 11 सितंबर से अपना NCERT का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो है वीडियो को लाइक करे बिना आगे नहीं बढ़ेगा, तो सभी ने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज का जो पहला न्यूज़ है दोस्तों वो आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन रोज इन 2021। देखिए, तो ये किसने कहा है? ये कहा है NCRB ने, ठीक है। NCRB आपको पता ही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो रहता है, तो उनकी वो क्राइम रिपोर्ट के नाम से डालते हैं, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो इशू करते हैं, वो बताते हैं कि अलग अलग क्राइम के बारे में, कौन सी स्टेट में कौन सा क्राइम वो सब बड़ा है। तो इन्होंने कहा है कि 2021 के अंदर इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। बेसिकली उन्होंने कहा है कि 23.7% जो हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस है वो बढ़ गए हैं। किसने कहा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसको कहा है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब ये होता क्या है, कैसे, वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की बात करते हैं, तो आर्टिकल 22 वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। वो कहता है इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द पर्सन हु आर अरेस्टेड और द डिटेन। अगर किसी आदमी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है या उसको डिटेन किया जाता है, ठीक है, उस केस में जो है आर्टिकल 22। देखिए, अरेस्ट में और डिटेन में फ़र्क होता है। अरेस्ट तो मतलब वो हो गया ना कि आपके खिलाफ कोई FIR हुई, आपने कोई क्राइम किया, आपको पुलिस पकड़ के लेके गई। डिटेन का मतलब ये होता है कि आपने कोई क्राइम अभी किया नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ पुलिस वाले पकड़ के लेके गए हैं, वो अरेस्ट नहीं होता। अरेस्ट किसी FIR के बाद होता है। डिटेन होता है कि जस्ट आप बैठे हुए थे, आराम से आपको उठा के लेके गए। डिटेंशन इज ऑफ 2 टाइप, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होती है आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, प्यूनिटिव डिटेंशन ये होती है जब कोर्ट आपके ऊपर ट्रायल चलता है, आपके ऊपर FIR होती है, चार्जशीट फाइल होती है, फिर आपके ऊपर ट्रायल चलता है। ट्रायल चलने के बाद आपको कोर्ट जो है वो सज़ा सुनाता है, तब जाके जो आपको डिटेंशन किया जाता है पुलिस के द्वारा, उसे कहते हैं प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब पनिश, यहाँ से समझिए, पनिश वर्ड से जो है वो प्यूनिटिव आया है, तो आपको पनिश किया जाएगा क्योंकि कोर्ट ने आपको पनिशमेंट सुना दी है। फिर एक होता है प्रिवेंटिव, यहाँ पे आपने क्राइम नहीं किया है, क्राइम करने से पहले ही आपको यहाँ पे डिटेन कर दिया जाता है, विदाउट ट्रायल एंड विदाउट कन्विक्शन। आप सोच रहे होंगे सर ये बिना क्राइम के कैसे किसी को भी जो है उठा के लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। अगर आप एक हिस्ट्री सीटर हो, अगर आपने पहले प्रीवियसली आपके पास 2-4 केस चले हुए हैं, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे लोगों को उठा लेती है जब सरकार को ये लगता है कि ये आदमी पोटेंशियल क्राइम कर सकता है, उसको उठा लेती है कुछ समय के लिए, ठीक है। उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जब किसी को उठाया जाता है तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखिए, दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक है हमारे यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में तो कोई खास हम लोगों ने जाना नहीं है, क्योंकि ये तो फिर FIR होगी, केस चलेगा, आपने कल सज़ा सुना दिया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वो 3 महीने से ज़्यादा आप उसको नहीं कर सकते। मतलब किसी आदमी को अगर आपने उठाया है, पुलिस ने उठाया है, तो उसको 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं उठा सकते। ये मतलब है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। अगर 3 महीने से ज़्यादा उसको उठाना है तो एडवाइज़री बोर्ड की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। एडवाइज़री बोर्ड में कम से कम जो है हाई कोर्ट का जज होता है। ये तो पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए उठाया जाता है तो उसको मोटे मोटे तौर पे बता दिया जाता है भाई हम आपको क्यों उठा रहे हैं। सीधी सी बात। अब मान के चलिए कि जैसे मान लो कोई कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले वहाँ पे लोग रहते हैं। अब उसी रास्ते से मान लो कोई कोई जुलूस निकलना है, और वो जो जुलूस निकलना है वो किसी दूसरे धर्म के लोगों ने वहाँ से जुलूस निकालना है। तो उस समय क्या करती है सरकार, अगर उस एरिया में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके ऊपर पहले राइट या दंगा करवाने के केस चल रहे हैं, तो सरकार उनको, ऐसे चांस है ना कि इस बार भी वो दंगा कर सकते हैं, तो उनको एडवांस में उठा लेती है, उनको उठा लेगी। अब जो वो नहीं रहेंगे, क्रिमिनल्स नहीं रहेंगे, तो रैली आराम से जा सकती है, जुलूस आराम से जा सकता है, और जब एक बार वो सारी चीज़ें हो जाती है तो सरकार उनको छोड़ देती है। ये इस तरह से होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। कश्मीर में और बहुत जगह भी ना इस तरह की चीज़ें होती हैं। खैर, तो आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया जाता है कि आपको इसलिए उठा रहे हैं, लेकिन आपको पूरी फैक्ट्स नहीं बताई जाती हैं, उसकी डिटेल आपको नहीं बताई जाती हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात कि जिस आदमी को डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अपने केस को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, मतलब वो भी अपने आप को डिफेंड कर सकता है। लास्ट चीज़ कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो हमारे सिटीजन्स को और एलियंस को दोनों को मिलेगा। एलियन मतलब ये नहीं कि भैया वो मार्स से आ रहे, एलियन मतलब दूसरी कंट्री का। तो जैसे चाइनीज़ सिटीज़न है, अगर सरकार ने चाइनीज़ सिटीज़न को उठा लिया है किसी रीज़न की वजह से, तो उसके पास भी अधिकार होता है कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कोर्ट के द्वारा कि वो अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये दोनों को होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से केस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू आपको उठाया जा सकता है, ये देखो कुछ लिस्ट यहाँ पे बना रखी है केस की। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता एग्जाम में, जस्ट फॉर द लाइक सेक ऑफ, जैसे UAP हो गया हमारा, है ना, उसके तहत आपको उठाया जा सकता है। जो है कोफे पोसा हो गया, उसके तहत आपको उठाया जा सकता है। ये महाराष्ट्र का भी एक केस होता है जिसे मकोका कहते हैं, वो महाराष्ट्र का एंटी टेररिज्म वाला होता है, उसके तहत भी आपको उठाया जा सकता है। UAPA के तहत आपको उठाया जा सकता है। तो कई तरीके होते हैं किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उठाने के। चलिए, आर्य समाज सर्टिफिकेट्स नॉट प्रूफ ऑफ मैरिज, ये जो है इलाहाबाद का हाई कोर्ट में केस आया था, जहाँ पे एक आदमी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अपील किया था, हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन लगाई थी, और उसमें ये कहा था कि भैया मुझे मेरी बीवी दिलवाओ। मतलब इसकी शादी हो गई थी किसी के साथ, और उसके फादर ने शायद उसको कहीं पे बंद कर दिया या उसको नहीं मिलने दिया जा रहा था, तो उन्हें हेबियस कॉर्पस की ये अपील लगाई, और जज साहब को ये कहा कि मुझे नहीं पता भैया, हेबियस कॉर्पस की मेरी अपील को एक्सेप्ट करो और मेरी बीवी को मुझसे मिलवाओ, ठीक है, आई वॉन्ट माई वाइफ बैक, ये इन्होंने कहा। तो कोर्ट ने पूछा भाई वो तुम्हारी बीवी है? उसने कहा जी हाँ मेरी बीवी है। उसने कहा बताओ क्या प्रूफ है? इसके फादर तो कह रहे हैं तुम्हारी वाइफ नहीं है, उसके रिश्तेदार तो कह रहे हैं वाइफ नहीं है, पड़ोसी तो कह रहे हैं वाइफ नहीं है। कह रहे नहीं सर मेरी वाइफ है, मैंने उससे शादी की है। तो बताओ कहाँ पे किया? उसने कहा सर मैंने आर्य समाज मंदिर में उससे शादी की थी, और ये रहा मेरे पास सर्टिफिकेट आर्य समाज मंदिर में शादी करने का। हाई कोर्ट ने ये कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि ये सब बकवास है, हम इसको नहीं मानते। आर्य समाज वालों के सर्टिफिकेट वालों ने ना हमारी नाक में दम कर रखा है, इतने सारे फ्रॉड हमारे पास इनके आते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। और वैसे भी भाई साहब शादी वाला आपने कर भी ली है, लेकिन आपने शादी को रजिस्टर्ड तो करवाया नहीं, तो जब तक शादी रजिस्टर्ड नहीं होती तो हम उसको कैसे लीगल मान लें? तो इनकी इस एप्लीकेशन को बेसिकली फ़िलहाल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे सामने केस आता है हेबियस कॉर्पस। होता क्या है देखिए, ये लैटिन टर्म होती है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। जैसे आप ये मान के चलो कि मान लो आप जो है UPSC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपके घर वालों ने आपको UPSC की तैयारी करने के लिए पैसा दे दिया, कोचिंग में पैसा दे दिया, लेकिन घर वालों को पता लगा कि भाई ये बच्चा तो जो है वो तो ऐश कर रहा है, वो पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। आपके घर वालों ने आपको ज़बरदस्ती पकड़ के कमरे में बंद कर दिया गुस्से में कि तुम पढ़ाई करो आराम से अंदर। मतलब मैं एक ऐसे फ़नी वे में सीन बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। अब आपको पकड़ लिया गया, आपके दोस्त
आपके कोई मित्र होंगे, वो हेबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाएंगे, रिट पिटीशन लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, और वो कहेंगे कि भाई हमारा ये फलाना फलाना दोस्त है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखा हुआ किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको पेश किया जाए, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल जो फ्रीडम है वो वायलेशन की जा रही है उसके पेरेंट्स के द्वारा। ऐसा बहुत बार होता है जब लव मैरिज वगैरह के केस होते हैं ना, तो लड़की को और भैया पर बहुत बार लड़के को उसके घर वाले जो है ज़बरदस्ती पकड़ के बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे भी इस तरह की हेबियस कॉर्पस की लगाई जा सकती है। तो क्योंकि हेबियस कॉर्पस अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको तो हाजिर करना पड़ेगा, और जब हाजिर करेंगे तो भाई उसकी सुनवाई भी करेंगे, क्योंकि बताओ तुम्हारे पर कैसे अत्याचार हुआ, वो सब हुआ। तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है ना, इंडिविजुअल लिबर्टी, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है हेबियस कॉर्पस। अगर किसी इंडिविजुअल को किसी ने पकड़ के रखा हुआ है ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो हेबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाई जाती है। और ये किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है, ये सरकारी अथॉरिटी के अगेंस्ट भी हो सकता है, पब्लिक अथॉरिटी, और प्राइवेट इंडिविजुअल के भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, अब देखिए आर्य समाज की बात है, थोड़ा सा आर्य समाज का भी देख लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, आपको अच्छे से पहले से पता है। आर्य समाज जो है एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं जिसको ठीक करना होता है, उसे कहते हैं रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो इनका कहना है कि तो इन्होंने सबसे पहले जो है स्वराज का जो इंडिया फॉर इंडियन 1876 में नारा दिया था। तो इन्होंने 1875 में सबसे पहली बार जो लाहौर में इनका हेडक्वार्टर ओपन किया गया था आर्य समाज का, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आर्य समाज क्या कहता है? आर्य समाज ये कहता है, वो एक तो मूर्ति पूजा को पूरी तरह से अपोज करता है, एनिमल सेक्रीफाइस को अपोज करता है, जो श्राद्ध वगैरह किए जाते हैं, अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं उनकी पूजा वगैरह की जाती है, उसको भी अपोज करता है, अनटचेबिलिटी को अपोज करता है, चाइल्ड मैरिज को अपोज करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को अपोज करता है ये आर्य समाज। आर्य समाज का ये कहना है कि भाई जो कास्टिज़म होता है, जो अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होता है। इसीलिए इंटर कास्ट मैरिज को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है आर्य समाज के अंदर, क्योंकि ऐसा कास्ट में बिलीव नहीं किया जाता आर्य समाज में, और इसीलिए जो है शादियाँ भी करवाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। और इंटर कास्ट मैरिज होती है तो वो लोग भी आर्य समाज के मंदिर में जाके कर लेते हैं। अब तो उसी चक्कर में जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, और कर्मा की जो फिलॉसफी होती है, ठीक है, उसमें ये लोग बिलीव करते हैं। कर्मा मतलब समझते हो ना कि पुनर्जन्म का फल आपको मिलेगा, उसे कर्मा वाली फिलॉसफी कहते हैं, उसमें भी आर्य समाज बिलीव करता है। तो यहीं से हमारे पास जो है 3 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के। ठीक है, आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो है स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, पॉज इसको करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट आस्क इफ़ हिजाब कैन बी अलाउड इन स्कूल। तो ये हिजाब वाला केस जो है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से चल रहा है, क्योंकि कर्नाटका के हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो हिजाब होता है वो असेंशियल प्रैक्टिस नहीं होता। ठीक है, इसीलिए स्कूल्स में जो गर्ल्स हैं उसको हम लोग हिजाब जो है अलाउ नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सो नेक्स्ट हमारे पास जो केस आता है वो आता है, देखिए हिजाब की वाली कंट्रोवर्सी से केस आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या स्कूल के अंदर हिजाब को अलाउ किया जाए कि नहीं किया जाए। बेसिकली कई सारी गर्ल्स हैं, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील वगैरह, उनसे उन्होंने सवाल पूछा है। अब देखिए काफ़ी पुराना ये केस है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हिजाब जो है ना वो इस्लाम के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसको इसीलिए इसको एज अ यूनिफॉर्म आप नहीं पहन सकते। अब कर्नाटका हाई कोर्ट के केस के अगेंस्ट में जो है केस गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी देखना रहेगा क्या यहाँ पे बात होती है। हालांकि उन्होंने अपने अपने आर्गूमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसी बात है कि एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, ये अब बात अलग है, लेकिन हमारा कंट्री जो है वो सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे जो है कई बार लोग जो है माथे पे तिलक लगा के आते हैं, है ना, कई बार जो है वो जनेऊ पहन के आते हैं, पगड़ी पहन के आते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें पहनी जा सकती हैं, ये भी तो रिलीजियस सिंबल ही है ना, तो जो है हिजाब क्यों नहीं पहना जा सकता। तो यहाँ पे ये इनका बहुत बड़ा आर्गूमेंट है। एक इनका आर्गूमेंट ये भी है कि भाई हम लोग यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म तो पहन रहे हैं ना, यूनिफॉर्म के साथ साथ हम लोग हिजाब पहन रहे हैं, तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं पहन सकते। जैसे मान लो पगड़ी का एग्जांपल लीजिए, तो जो आदमी पगड़ी पहन रहा है वो यूनिफॉर्म भी तो पहन रहा है ना, वो यूनिफॉर्म के एडिशन में जो है पगड़ी पहन रहा है। तो
यूनिफ़ॉर्म तो ये लोग भी पहन रही हैं, उनका ये आर्गुमेंट है भैया यूनिफ़ॉर्म तो हम भी पहन रहे हैं, सिर्फ़ उसके एडिशन में हम लोग ऊपर से हिजाब पहन रहे हैं, तब वो क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। लेट्स सी अब ये केस जब मामला आया है, अभी सरकार ने अभी जो है 15 तारीख का समय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई होगी, आगे क्या होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तब तक अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको क्या लगता है पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, आप उसमें आराम से बता सकते हो। ठीक है, देखिए हिजाब से वैसे कोई दिक्कत है नहीं, हमारे स्कूल में जो है बहुत सारी गर्ल्स आती थी हिजाब पहन के, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। हिजाब और बुर्के में थोड़ा फ़र्क होता है, ये भी एक अलग से कंट्रोवर्सी पे हम लोगों ने इस पे पहले बात किया है, आगे बात भी इस पे हम लोग कर सकते हैं। जो सर के ऊपर ढका जाता है, सिर्फ सर के ऊपर ढका जाता है उसे हिजाब बोलते हैं, और जो ऐसे पूरा बॉडी पे पहना जाता है उसे हम लोग बुर्का बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी अलग से डिबेट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में आगे जाएगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, तब इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। सेंटर सीक्स टाइम फॉर द डिसीजन ऑन द स्टूडेंट्स हु फ्लेड यूक्रेन। देखिए 20,000 के अराउंड ऐसे बच्चे हैं जो यूक्रेन से आए, तो ज़्यादा थे, लेकिन 20 वाले ऐसे हैं ना जो अपने मतलब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में रहे होंगे या फोर्थ ईयर में रहे होंगे, ऐसे को। तो इनका कहना है कि भाई क्या इनको हम अपने कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि माई बाप अभी जो है मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन करने दो, थोड़ा सा समय दे दो मुझे, हफ्ते 10 दिन का, मैं आपको दोबारा से आके आंसर देता हूँ, किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। देखिए वैसे तो हमारे यहाँ पे 20,000 सीट्स हैं नहीं मेडिकल की सीट्स, अगर मेडिकल सीट इतनी होती तो इनका एडमिशन तो पहले ही सी हो जाता। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है। उनकी तरफ से जो वकील है स्टूडेंट्स की तरफ से, उनका कहना है कि देखो ये जो स्टूडेंट है ना, वो किसी भी तरह में पढ़ने से हमारे यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट हैं उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। नीट का पेपर इन्होंने भी क्लियर किया है, ऐसी बात नहीं भी पेपर इनसे क्लियर नहीं हुआ, नहीं नीट का पेपर क्लियर हुआ है। या तो रैंक थोड़ी नीचे रही होगी, वो एक रीज़न हो सकता है, और क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में सीट ही नहीं है तो मजबूरी में इनको यूक्रेन जाना पड़ा। दूसरी बात, हमारे देश में प्राइवेट कॉलेज में इनका एडमिशन हो रहा था, लेकिन भैया प्राइवेट कॉलेज की तो फीस ही 1 करोड़ रुपए है, इतने पैसे हम लोग कहाँ से देंगे, इसीलिए इनको मजबूर में यूक्रेन जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि भी पढ़ने में नालायक हैं, नहीं पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, लेकिन मजबूरी में उनको वहाँ से आना पड़ा। तो सरकार को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ इनके लिए इंतज़ाम करे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आर्गुमेंट है, दैट लेट्स सी अभी सेंटर इसमें क्या जवाब देता है क्या नहीं देता है। कल एक MCQ आपको करवाया था और उस MCQ का आंसर ये रहता है आपका 2 और 3। ठीक है, एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र इज़ मार्केट ड्रिवन एंड नॉट द एडमिनिस्टर। नहीं भाई, जब सरकार फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा जो है सब्सिडी देती है ना, तो सरकार उसका प्राइस को भी एडमिनिस्टर करती है। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, आपको बता देता हूँ क्या है। और ऐसे एक छोटा सा टॉपिक और भी था कि ब्रिटेन में जो है ट्रस जो है वो प्रेसिडेंट बन गई हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। इनके जो कंपटीशन में थे वो कौन थे, वो सुनक जी थे। ठीक है, जो कि इंडियन डिसेंडेंट से वो मतलब बेसिकली बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं। और इंट्रा पार्टी कॉन्टेस्ट है ना, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन हुए, नहीं इलेक्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि बोरिस जॉनसन वो छोड़ के चले गए थे, तो इंट्रा पार्टी मतलब उनके लीडर्स ने इनको चूज़ कर लिया है ओवर सुनक। तो इनको 57% वोट मिली और ऋषि सुनक को जो है 42% वोट मिली। तो है दोनों पार्टी एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट वही अलग अलग चूज़ करने की बात होती है। ठीक है, चलिए तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आई है कि साइरस मिस्त्री जी की जो है डेथ हो गई है, और वो टाटा के चेयरपर्सन भी रहे हैं पहले। काफ़ी कंट्रोवर्शियल तरीके से उनको टाटा से निकाल दिया गया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, उस समय भी हम लोगों ने किया था उसको। तो इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। अपनी गाड़ी में आ रहे थे, डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ गया, और ये पीछे बैठे हुए थे बेसिकली गाड़ी के, जो है ये पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, और इन्होंने पीछे वाली सीट पे जो है सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। एक तो सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, और इनकी गाड़ी भी जो है वो 133 किलोमीटर पर आवर के आसपास चल रही थी उस समय। ठीक है, उस समय चल रही थी, जो कि वैसे तो हाई स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर खुला रोड होता है और इतनी बड़ी गाड़ी होती है, 120 130 तक जाना कोई ऐसा सच बड़ी बात है नहीं, बट कानून के हिसाब से तो भैया ओवर स्पीड थी ही। खैर वो अलग बात है, लेकिन बात मेन ये है कि सेफ्टी वाली बात है। तो रियर सीट पे जो आदमी बैठा होता है, पिछली सीट पे बैठा होता है, क्या उसको भी सीट बेल्ट लगाई जानी चाहिए? हाँ, कानून तो कहता है कि भाई लगानी चाहिए, लेकिन क्या हमारे यहाँ पे लगाते हैं? अरे भैया फ्रंट वाले नहीं लगाते हैं, बैक वाले तो कहाँ से लगाएंगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं है सीट बेल्ट लगाने का। तो उसके बारे में जो है इन्होंने ये चीज़ कही है कि हाउ द सीट बेल्ट कैन बी ए लाइफ सेवर। देखिए आप जो है गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपकी गाड़ी मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब ये है कि आप भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, आपको इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे,
आप भी उसी स्पीड से चल रहे हो। अब मान लो अचानक से जो है ये गाड़ी किसी चीज़ से टकरा गई, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, आप तो 100 की स्पीड पे आ रहे थे ना, और गाड़ी आके एकदम से स्टॉप हो गई, किसी चीज़ से टकरा गई, तो आप 100 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो आगे की तरफ गिरते हो। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ सोच के देखिए, आपका शरीर है, किसी ने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी दीवार में दे मारा, भैया बचोगे थोड़ी। हाँ, अगर बच सकते हो, थोड़े चांसेस हो जाते हैं अगर आपने सीट बेल्ट लगाया है तो। क्योंकि सीट बेल्ट क्या करती है, आपके वेट को, आपकी जो अब उस जो इंजरी के लिए जो फोर्स होता है उसको डिवाइड कर देता है, आपके शोल्डर में, आपके पेल्विस में, आपकी चेस्ट में। तो इसीलिए आपको थोड़ा इतना बड़ा झटका नहीं लगता है, इसलिए सीट बेल्ट जो है आपको सेफ कर देती है। ये इनका देखें, जान पूरी तरह से बचाएगी उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन काफ़ी सेफ्टी आपको यहाँ पे हो जाती है। तो कुछ स्टडी इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, इतना स्टडी वडी करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहना है भैया इंडिया में रेगुलेशन की क्या बात है। देखिए अभी जो है फरवरी के महीने में सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कोई भी इंडिया में ऐसी गाड़ी जो 8 सीटर गाड़ी होती है, उससे छोटी गाड़ी होती है, भाई उनको जो है रियर सीट के ऊपर भी जो है सीट बेल्ट देनी कंपलसरी कर दी गई है। तो जो 1 अक्टूबर के बाद, मतलब अगले महीने से जो भी गाड़ियाँ बनेंगी देश में, फ्रंट सीट के ऊपर भी वो होने वाला है। एक दो सॉल्यूशन कुछ हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप मान के चलिए कि हम लोग गाड़ी में कोई ऐसा सिस्टम फिट कर सकते हैं कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, है ना, इस तरह का सिस्टम हम लोग लगा सकते हैं। और कुछ यूरोपियन यूनियन ने कुछ टेक्नोलॉजी की बात उन्होंने यहाँ पे किया है कि अगर कोई गाड़ी का कोलिजन अगर आपका होना है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रेक लग जाते हैं, स्पीड असिस्टेंस उसको मिल जाता है। तो कुछ सेंसर वेंसर लगा के वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात एक ये है कि जो अभी सैरिस मिस्त्री जी पीछे बैठे हुए थे, और सीट बेल्ट तो खैर उन्होंने नहीं लगाया था, अनफॉर्चुनेटली उनके पास एयर बैग भी नहीं था। फ्रंट सीट पे एयर बैग था, पीछे वाली सीट पे एयर बैग भी नहीं था। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि एयर बैग आपकी तभी हेल्प कर सकता है जब आपने सीट बेल्ट लगाया हो। भाई आप 100 किलोमीटर की स्पीड से, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की स्पीड से पीछे से गिरोगे ऐसे एकदम से, इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता है ये आपका ये जो एयर बैग होता है। आप अगर पीछे से हल्की स्पीड के साथ आओगे ना, तब जाके आपकी हेल्प कर सकता है। तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है आज भी। तो आप जब भी कभी 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट पहनें, अगर 4 व्हीलर चलाएं या उसमें बैठे हों तो कोशिश करें कि आप सीट बेल्ट, अगर गाड़ी में पीछे सीट बेल्ट है तो ज़रूर लगाएं, नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर नहीं सकते। लगवाना चाहो तो लगवा भी सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि अगर आप लगाओगे तो लोग भी आपके ऊपर हंसेंगे, आप खुद भी अपने ऊपर हंसोगे। लेकिन भाई लाइफ तो लाइफ है ना, आपकी लाइफ है, आपके हाथ में है। चलिए, द बैन ऑन द कन्वर्जन थेरेपी फॉर द LGBTQ कम्युनिटी। देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि हमारी कंट्री में मेडिकल प्रोफेशन की रेगुलेट करने की सबसे बड़ी बॉडी होती है, इन्होंने स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को सीधा सीधा सा निर्देश दे दिया है कि भाई जो कन्वर्जन थेरेपी होती हैं वो पूरी तरह से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, और उसको 100% बैन कर दिया गया। कन्वर्जन थेरेपी का मतलब ये होता है, जैसे आप मेल से फीमेल बनते हैं, फीमेल से मेल बनते हैं, या फिर जो LGBT कम्युनिटी की जो कम्युनिटी होती हैं, है ना, वो अपना सेक्स चेंज करवा लेते हैं, जेंडर चेंज करवा लेते हैं, जेंडर आइडेंटिटी चेंज करा लेते हैं, भाई वो कम्प्लीटली पूरी तरह से उसको बैन कर दिया है। अभी वो अलाउड नहीं है, बस ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 2021 के अंदर, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हुआ था। जस्टिस N आनंद वेंकटेश, मद्रास हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा था, उन्होंने जो है तब इस चीज़ के बारे में कहा था कि जो सेम सेक्स कपल होते हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। ठीक है, तो जो सेम सेक्स कपल होते हैं वो भी उतने ही लीगल कपल हैं जितने अलग अलग जो है जेंडर वाले कपल्स होते हैं। तब से जो है ये काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट चल रहा है, और अब फाइनली जाके इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है पुलिस को कि भाई जो LGBT कम्युनिटी के जो लोग होते हैं आप इनको हरास मत करिए, अगर हरास करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बेसिकली पूरी तरह से आइडेंटिटी उनको मिल गई है कोर्ट की तरफ से। बाकी जो है रही कई कसर है वो हमें पूरी करनी है। तो जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल प्रोफेशन होते हैं, इनको और ज़्यादा जो है सेंसिटाइज़ करना है। हमारा जो करिकुलम होता है स्कूल वगैरह के अंदर, सिलेबस होता है, उसमें जो है इन कम्युनिटीज़ के बारे में अच्छे से समझाना है, ताकि उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक स्टिग्मा क्रिएट ना हो, उनको स्कूल में, कॉलेज में बुली ना किया जाए, है ना। वो भी हमारे तरह ही होते हैं, हम उनकी तरह होते हैं, तो इसीलिए बराबर बराबर का हक जो है उनको भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। ये पूरी बात है बेसिकली। चलिए, आज का जो एडिटोरियल है दोस्तों वो है, देखिए,
गार्बचेव, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द गांधी। हम लोग यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमी जैसे फिस्कल डेफिसिट हो गया, आपकी जो है रेपो रेट हो गई, ये सब मैक्रो इकोनॉमी का काम होता है। मनी सप्लाई हो गया, सब मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है। तो गार्बेचेव, मैक्रो इकोनॉमी और गांधी जी, देखिए तीनों को कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने यहाँ पे काउंट किया है। वैसे तो 2 एडिटोरियल और हैं, ये वाला एक जो है इंडिया पाकिस्तान पीस वाला, ये भी, और ये वाला, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये हम लोग बार बार करते रहते हैं कभी कभी। ये वाला बिल्कुल मुझे नया लगा तो मैंने सोचा आज ये करवा देता हूँ। हालांकि ये भी आपको सजेस्ट करूँगा, इसके जाके भी आप आराम से पढ़ें इनको भी, ठीक है। चलिए, तो गार्बेचेव जी की अभी आपको पता है डेथ ही हो गई पिछले वीक। और गार्बेचेव जी बहुत पॉपुलर लीडर नहीं हैं रशिया के अंदर, और ख़ासकर पुतिन भाई साहब तो बड़े जो है 36 का आंकड़ा था इनके साथ, वो तो इनको बहुत गरियाते थे, कहते थे कि गार्बेचेव की वजह से हमारा देश बंट गया है ना, और हमारे जो है देश की ग्लोरी ख़त्म हो गई, वो सब करके। खैर, तो गार्बेचेव की जो है वो डेथ हो गई है। गार्बेचेव जी का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कई सारी चीज़ों की वजह से जाना जाता है। पहली चीज़ ये है कि जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चलता था, इनकी वजह से वो दूर हो गया, बिटवीन जो कम्युनिज़्म और कैपिटलिज़्म के बीच में। पहली बात तो ये। तो कोल्ड वॉर जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, कोल्ड वॉर ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर कोल्ड वॉर जब चल रहा था ना, तो हमेशा न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस बन रहे थे, और वही दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती थी। तो गार्बेचेव को ये श्रेय जाता है, उन्होंने अपनी कंट्री को ओपन किया, कैपिटलिज्म को इनवाइट किया, विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उन्होंने अलाउ किया, डेमोक्रेसी को उन्होंने अलाउ किया, कोल्ड वॉर को ख़त्म किया, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया। तो इस चीज़ों की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ मिलता है वेस्टर्न कंट्री के अंदर में। आज रशिया के अंदर क्या चल रहा है? नाटो एक्सपेंड कर रहा है ईस्ट की तरफ, रशिया को थ्रेट है कहीं ना कहीं यूक्रेन से, रशिया तो ऐसा मानता ही है। उसके अलावा गार्बेचेव के बाद वहाँ पे जो आए थे लीडर, उनका नाम था बोरिस येल्तिन। बोरिस येल्तिन ने एक जो है पॉलिसी अपनाई थी जिसको कहा जाता है बिग बैंग पॉलिसी। देखिए, इससे पहले रशिया की इकोनॉमी जो है काफ़ी क्लोज हुआ करती थी। अब गार्बेचेव भाई साहब तो चले गए रिज़ाइन देके, पीछे से आइए बोरिस। बोरिस ने जो है बिग बैंग जो है उसको अडॉप्ट किया। इसका मतलब ये है कि अपनी कंट्री को पूरी तरह से विदेशियों के लिए ओपन कर दिया। आप आइए, इन्वेस्टमेंट लेके आइए, एफडीआई लाइए, अपनी फैक्ट्री लगाइए, आप भी मज़ा लूटिए, हमें भी मज़ा लूटने दो। ये होती है बिग बैंग कैपिटलिज्म की पॉलिसी। और बोरिस येल्तिन को ये किसने सजेस्ट किया था? यूएसए के इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया था। यूएसए वालों को लगा था कि भाई यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो गया है, वो टूट गया है, अभी हम लोग जैसा मर्जी चाहें रशिया के लीडर से काम करवा सकते हैं। तो इन्होंने जो है अपनी, और इन्वेस्ट कौन करता? अमेरिकन कंपनियां करती। अमेरिका बड़े बड़े चालाक हैं, अमेरिकन कंपनी इन्वेस्ट करवाने के चक्कर में बेचारी वो इनकी ऐसी तैसी कर दिया उन्होंने। अब ये भी चले गए, बोरिस येल्तिन भी चले गए। फिर कौन आए? व्लादिमीर पुतिन आए थे 2000 के अंदर। तब से भाई साहब वो अभी तक बने हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये काफ़ी अथॉरिटेरियन जो है इनका रूल करते हैं। इनको डेमोक्रेसी खैर वो बिलीव ही नहीं करते हैं, पूरी तरह से अथॉरिटेरियन। तो ये है आज रशिया की सच्चाई। लेकिन जैसे ही तुरंत गार्बेचेव भाई साहब गए थे तो रशिया के अंदर बहुत कुछ हुआ था। जैसे ही रशिया की इकोनॉमी ओपन हुई, रशिया के अंदर जो है विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया पूरी इकोनॉमी के ऊपर। और कुछ हाथों में ही, कुछ लोगों के हाथों में ही पूरा पैसा जमा हो गया। आम आदमी के जो है बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से रशिया के अंदर 1991 और 1994 के बीच में 10 लाख लोगों की, मतलब 1 करोड़ 10 मिलियन 1 करोड़ लोग जो है वो डिसअपियर हो गए। या तो वो मर गए, या सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में आ गए। सोच रहे हो 1 करोड़ लोग, भाई इतने 1 करोड़ लोग तो ना अमेरिकन सिविल वॉर में भी नहीं मरे थे जितने इसकी वजह से मर गए। और ये किसकी वजह से मरे? क्रेडिट किसको जाता है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म को अगर आप बिल्कुल ऐसे इम्प्लीमेंट करोगे बिना सोचे समझे तो भाई वो बहुत बुरा है फिर उस केस में, तो है ना। तो आइडियोलॉजिकल वॉर की हम लोग बात करते हैं तो 20th सेंचुरी की बात करते हैं। दो तो वर्ल्ड वॉर हुए थे 20th सेंचुरी में, है ना। तो न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, उसके बाद जो है कोल्ड वॉर हुआ। 3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हुई 20th सेंचुरी में, 2 वर्ल्ड वॉर और 1 कोल्ड वॉर। थैंक गॉड कोल्ड वॉर की वजह से जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, नहीं तो उसके होने के भी चांसेस बन गए थे। फिर क्या हुआ? 20th सेंचुरी में क्या चलता था? कम्युनिज्म वर्सेस सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। फिर ये भी ख़त्म हो गया जब रशिया का विघटन हो गया, रशिया टूट गया। फिर क्या चला? स्टेट वर्सेस प्राइवेट। किसका कंट्रोल आएगा? रशिया कहता था स्टेट का कंट्रोल आएगा, चाइना कहता था स्टेट का कंट्रोल आएगा, अमेरिका कहता था नहीं,
प्राइवेट एंटरप्राइज का कंट्रोल आएगा, है ना, प्राइवेट कंपनियों को सब कुछ दे दीजिए। ये दोनों के बीच में जो है लड़ाई चलती थी। फिर बाद में जो है कैपिटलिज्म जीत गया ऑफ कोर्स, जब रशिया का ब्रेकडाउन हो गया तो वो जीत गया। तो लेकिन कुछ इशू हैं कैपिटलिज्म को लेके। क्या क्या इशू हैं? देखिए, कैपिटलिज्म क्या कहता है? कैपिटलिज्म कहता है कि जो जितनी चीज़, देखिए, इन कैपिटलिज्म हुएवर ओन समथिंग हैज़ द राइट टू डिटरमाइन हाउ इट विल बी यूज। जैसे मेरी बाइक है, ठीक है, वो बाइक किसकी है? मेरी है। पैसे किसने खर्चा किया? मैंने किया। तो मैं डिसाइड करूँगा कि उस बाइक का क्या करना है, उसको चलाना है, नहीं चलाना है, तोड़ना है, फोड़ना है, किसी को गिफ्ट करना है, भाई वो मेरी मर्जी है। ये कहता है कैपिटलिज्म। इसके अलावा कैपिटलिज्म एक और भी कहता है। कैपिटलिज्म ये कहता है कि भाई जिसके जितने शेयर होंगे वो उतना ही ज़्यादा चलाएगा। अब मैंने जो है बाइक अपने दोस्त के साथ ले ली, 1 लाख रुपए की बाइक आई, मैंने उसमें 80,000 रुपये दिया, मेरे दोस्त ने उसमें 20,000 रुपीज़ दिए। तो इस बाइक के ऊपर 80% अधिकार किसका है? मेरा है। 20% किसका है? मेरे दोस्त का है, क्योंकि उसने इतना ही पैसा दिया है। ये कहता है कैपिटलिज्म। अब आप ये समझ लीजिए, मान लो तो इसमें क्या होगा, जो अमीर आदमी होगा वो तो और अमीर हो जाएगा। क्यों? उसके पास तो खरीदने के लिए पैसा है। अब मान लो आपने जो है, सरकार ने को जो है कोल माइन जो है वो देनी है किसी को, ठीक है। अब 4 लोग इसको लेने के लिए आए, भाई जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा वो इसको खरीद लेगा। यही तो कहता है ना कैपिटलिज्म। पैसा लाओ, तमाशा देखो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो इसमें अडानी क्यों अमीर हो रहा है? इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो जो जैसे जैसे नए टेंडर ओपन होते हैं उनको सबको खरीद लेता है ना। ये सब चलता है इसके अंदर। तो इन्होंने कहा कि जब हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो जो इंसान पहले से अमीर होते हैं वो हायर बीडिंग करते हैं, है ना, और जिसकी वजह से और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। कैपिटलिज्म की वजह से भयंकर तरह की इनइक्वालिटीज़ भी आती हैं, है ना, वो अभी भी आती हैं, पहले भी आ रही थी। तो ये इन्होंने कहा है। प्राइवेट कंपनी क्या कहती है? प्राइवेट मतलब कैपिटलिज्म क्या कहता है? आपके पास $1 है तो आपकी 1 वोट है, आपके पास $1,000,000 हैं तो आपकी 1,000,000 वोट है। ऐसे ही तो कहता है ना, जितना ज़्यादा शेयर उतना ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर। लेकिन डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट की बात करती है। डेमोक्रेसी ये कहती है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, सभी के पास इक्वल वोट है। ये कहती है डेमोक्रेसी। तो ये दोनों प्रिंसिपल अभी एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। डेमोक्रेसी कुछ और कहती है, कैपिटलिज्म कुछ और कहता है। तो भैया क्लैश तो होगा ही। अनफॉर्चुनेटली दोनों चीज़ों में कैपिटल की जीत होती नज़र आ रही है। ये भी बड़ी बात है। क्लैश तो हो रहा है लेकिन कैपिटलिज्म जीत रहा है। क्योंकि अगर दुनिया में अगर आप देखो, आज पॉलिसीज़ को देखो तो मोस्टली पॉलिसीज़ जो है वो इन्वेस्टर्स को ही सपोर्ट कर रही हैं, है ना, डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर नहीं रही हैं, राइट। चाहे आप कोल माइन की बात खरीदो, वो भी आप हम सबको बेच रहे हैं, 5G सबको बेच रहे हैं, पेट्रोल आपने सबको बेच दिया, रोड बेच दिए, ब्रिज बेच दिए, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। किसकी जीत हो रही है? कैपिटलिस्ट की जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जीत हो रही है, डेमोक्रेसी की जीत नहीं हो रही है ना। ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। तो अब क्या करना है? अब इस पूरी चीज़ के अंदर एथिक्स को लेके आना है, जस्टिस को लेके आना है, फेयर शेयर को लेने आना। और जब इसकी बात करते हैं तो फिर गांधी जी आते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि हमारी धरती के ऊपर सभी की नीड के लिए बहुत कुछ है लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। ये तो गांधी जी ने कहा था कि आप इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी करिए लेकिन उस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाने के चक्कर में जो है एक्सप्लॉयटेशन मत करिए। ये कहा था गांधी जी ने, ठीक है। तो नया मॉडल लेके आने की ज़रूरत है जहाँ पे क्या होगा, ह्यूमैनिटी के जो रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, कॉमन जो सोर्सेज होते हैं, हमारी हवा होती है, हमारा पानी होता है, हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, हमारे कॉमन होते हैं ना, तो वो सबका टेक केयर होना चाहिए यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड द प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। ये क्या प्रमोट करते हैं? ये प्रमोट करते हैं मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन सिर्फ आउटपुट करने से काम नहीं चलता है, आपकी इंटेंशन भी अच्छी होनी चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट लाने से सॉल्यूशन नहीं होता है। दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम यूएसए से काफ़ी कम है लेकिन सोशल इंडिकेटर में वो यूएसए से काफ़ी अच्छे हैं। इसका मतलब सिर्फ पैसा होने से ही सब कुछ नहीं होता है, राइट। आपके रिसोर्सेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। तो शेप ऑफ इकोनॉमी मैटर्स मोर देन द साइज ऑफ ह्यूमन वेलबींग। समझ रहे हो? इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी हो ये ज़रूरी नहीं है, छोटी भी हो लेकिन ह्यूमन बींग्स का प्रॉपर तरीके से टेक केयर किया जाए। ये किसने कहा था? ये सब महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, कम्युनिटी को मैनेज करना है
है ना, लोकल लेवल पे जो है डेमोक्रेसी को लेके आना है, पूर्ण स्वराज की बात किया था। सोच के देखिए, घुमा फिरा के बात जो है वो गांधी जी के ऊपर आ गई। तो आज के समय में जो पूरी दुनिया में जो दिक्कतें चल रही हैं ना भैया, गांधी जी की फिलॉसफी उसका सॉल्यूशन है। तो क्या कहता है, इश्यूज जनरेटेड आउट ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म कैन बी सोल्ड विद द इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। इस पर कमेंट करना है 150 वर्ड्स में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।